ज़्यादातर बच्चे इस विषय को एक लास्ट मिनट सब्जेक्ट समझते हैं, अंतिम समय में ही इसकी तैयारी करते हैं। तो हम क्यों ना अपने निबंध को इतने बेहतर तरीके से लिखें कि बाकी बच्चों से हम ज़्यादा नंबर लेकर आ जाएं। लेकिन प्रश्न तो यही उठता है कि इस तरीके का निबंध लिखा कैसे जाए, पढ़ने वाला जो है वो बंध जाए, शुरू से लेकर अंत तक वो उस ऐसे को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। आखिर क्या वो तरीका है कि हम एक ऐसा ऐसे लिख सकते हैं जो एक मोती की माला की तरह बंधा हुआ। इन्हीं तरीकों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है ऐसे लिखने के और मुझे बिल्कुल ही ये खोज खबर नहीं है मैं कहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँ। ये ऐसे बहुत ही स्कोरिंग पेपर है कि परीक्षा की बहुत रुचि आपको उत्तर पढ़ने में नहीं होती। ऐसे के लिए मैंने एक बार एक काम बहुत ज़्यादा किया। नमस्कार, मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री रमा एकेडमी में। आज हम MBPSC के पेपर 6 निबंध लेखन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज़्यादातर बच्चे इस विषय को एक लास्ट मिनट सब्जेक्ट समझते हैं, अंतिम समय में ही इसकी तैयारी करते हैं और अंतिम समय में एक औसत सा निबंध लिखकर एक औसत से नंबर प्राप्त करते हैं। लेकिन इस समय जब कंपटीशन अपने चरम पर है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है। एक नंबर ये डिसाइड करता है कि क्या आपकी रैंक होगी, क्या आपकी पोस्ट होगी, और यहाँ तक कि ये भी डिसाइड करता है कि आपका नाम लिस्ट के अंदर होगा या नहीं। तो हम क्यों ना अपने निबंध को इतने बेहतर तरीके से लिखें कि बाकी बच्चों से हम ज़्यादा नंबर लेकर आ जाएं। लेकिन प्रश्न तो यही उठता है कि इस तरीके का निबंध लिखा कैसे जाए, क्योंकि निबंध एक ऐसा विषय है जिसमें लिखने वाले को और पढ़ने वाले को दोनों को बोरियत महसूस होती है। यदि मैं आपको 10 निबंध चेक करने के लिए दूं, तो हो सकता है आप पहला निबंध जो है बहुत उत्साह के साथ चेक करें, दूसरा, तीसरा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको बोरियत महसूस होने लगेगी और आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ते हुए सामान्य से नंबर देना चालू कर देंगे। अब सोचिए, जो चेकर होता है उसके पास न जाने कितने सारे ऐसे चेक होने के लिए आते हैं। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि सभी ऐसे को पढ़ना और फिर उसके अंदर से अच्छा कंटेंट ढूंढना और उसी हिसाब से नंबर देना। तो क्यों ना हम अपने ऐसे को इतना ज़्यादा रोचक, इफ़ेक्टिव, प्रेजेंटेबल बना दें कि पढ़ने वाला जो है वो बंध जाए, शुरू से लेकर अंत तक वो उस ऐसे को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। आखिर क्या वो तरीका है कि हम एक ऐसा ऐसे लिख सकते हैं जो एक मोती की माला की तरह बंधा हुआ हो, जिसका पहला बिंदु और अंतिम बिंदु इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की तरह आपस में जुड़ता हो, पूरे ऐसे को बांध के रखता हो। इन्हीं तरीकों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऐसे को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, जिसमें से भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बहुत अच्छे से काम कर लिया तो समझ जाइए कि 70% जंग तो आप वैसे ही जीत गए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का चेकर के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको देखकर ही वो ये मन बनाता है कि इस बच्चे को कितने नंबर दिए जा सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी भी एक भूमिका निभाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है। ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में बहुत समस्या आती है कि शुरुआत कैसे की जाए, कैसे उसको बांधा जाए, मजबूर किया जाए कि वो हमारे ऐसे को पढ़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ तरीके कि इंट्रोडक्शन को कैसे शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो एक परंपरागत तरीका है डेफिनेशन के साथ शुरुआत करना, वो कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है किसी कोट के साथ शुरुआत करना। लगभग 95% बच्चे आजकल इसी का उपयोग करते हैं, एक किसी कोट के साथ अपने ऐसे की शुरुआत करते हैं, या आप किसी कविता के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप जो डेटा आपको पता है उनका विवरण दें और उसके बाद कुछ प्रश्न खड़े करें, या आप प्रश्नों के साथ ही अपने ऐसे की इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप किसी शॉर्ट स्टोरी से अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। आप एक सजीव चित्रण के साथ अपनी जो स्टोरी है उसको गढ़ें
ताकि पढ़ने वाला जो है वो बंध जाता है, वो उत्साहित हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वो जो है वो रमता जाता है ऐसे में। तो एक अच्छा ऑप्शन है। ये सारे तरीके हैं आपके ऐसे को शुरुआत करने के लिए। स्टोरी, जैसे ज़्यादातर बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि स्टोरी कहाँ से लाई जाए, कैसे स्टोरी कलेक्ट की जाए टॉपिक से रिलेटेड। तो उसका सबसे अच्छा जवाब है अखबारों को पढ़ना। डेली न्यूज़पेपर में बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं। अब ये आपकी सृजनशीलता है कि आप उस स्टोरी को किस तरीके से उपयोग करते हैं, कहाँ पे फिट करते हैं, क्या उसमें चेंजेस करते हैं, या दो स्टोरी को मिला लें। बहुत सारे तरीके होते हैं। एक और तरीका जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आपको उपयोग करना ही चाहिए, आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। वो अगर आप उनको डेटा देंगे तो वो आपको एक स्टोरी बना के देगा। उस स्टोरी को आप अपने हिसाब से, अगेन मैं यही कहूँगी कि आप उसमें नवाचार ला सकते हैं, आपको एक खाका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो स्टोरी, जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि स्टोरी में कैसे शुरुआत की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की, तो पर्यावरण के ऐसे के ऊपर आप ये स्टोरी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बकरी थी, उस बकरी के पीछे दो शिकारी कुत्ते लग गए, ठीक है। बकरी जो है अपनी जान बचाकर भागती है और जाकर अंगूर की जो बेल होती है उसके पीछे छुप जाती है। शिकारी कुत्ते जो है वो आगे निकल जाते हैं। अब बकरी जो है देखते देखते अंगूर की बेल को खाने लगती है और कुछ ही देर में समाप्त कर देती है। शिकारी कुत्ते उसे देख लेते हैं और वो बकरी को खा जाते हैं। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो सहारा देने वाले को क्षति पहुंचाता है उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। यानी हम जो मनुष्य हैं वो हमें सहारा देने वाली ये जो प्रकृति है, ये जो जीवनदायिनी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, इन सबको भी हम जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमें बार बार आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये एक कहानी है, ठीक है। अब इस तरह की कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन को शुरू करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन की। ये भी निबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी को देखकर जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, वो हमें नंबर देता है। तो हमें इतना इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे निष्कर्ष को लिखना है कि वो हमें अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। हमें उसे बताना है कि हमने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं हमारे ऐसे में। तो इसके लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग ये समझते हैं कि निष्कर्ष का मतलब सार लेखन होता है, जिसमें हम पूरे ऐसे का ओवरव्यू दे रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि निष्कर्ष का मतलब सार लेखन कतई नहीं है। निष्कर्ष में तो हम वो सकारात्मक सुझाव देंगे जो अभी तक हमने पूरे ऐसे में नहीं दिया। एक ऐसा फ्रेश पॉइंट जिसका जिक्र अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक ऐसा सकारात्मक सुझाव जो हमारे पूरे ऐसे को एक नई दिशा देता है, एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाता है। और उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो कि एक परंपरागत तरीका है, जिसमें हम दीर्घकालीन और तत्कालिक उपाय लिखते हैं, है ना, कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम क्या उपाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम क्या उपाय कर सकते हैं। ये एक परंपरागत तरीका है जिसका उपयोग ज़्यादातर बच्चे करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं हमारे जो कंक्लूजन है उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इसके लिए 3 पॉइंट हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक संरचनात्मक ढांचा तैयार करना, फिर उसके बाद एक कार्य योजना तैयार करना कि किस तरीके से हम इसे रेगुलेट करेंगे, क्या योजना हम बना सकते हैं, क्या कार्य हम कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम उसको व्यक्तिगत स्तर पे कैसे अपना सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मुद्दा है उसको सफल बनाने में व्यक्तिगत स्तर पे पहल करना सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चाहे कितने प्रयास कर ले, लेकिन जब तक व्यक्तिगत स्तर पे कार्य नहीं होगा तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम ऐसे को जो कंक्लूजन है उसको बांट सकते हैं। आप जो तरीका अपनाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा निष्कर्ष लिख सकते हैं, चाहे तो अंत में कोट भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन बॉडी की, मुख्य बात की।
ये ऐसे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और लगभग 7 से 8 पेज में हमें इसे लिखना होता है। यही वो हिस्सा होता है जिसमें चेकर को सबसे ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। अब इसे कैसे प्रभावपूर्ण ढंग से लिखा जाए कि सामने वाला हर एक चीज़ को समझ जाए कि हमने क्या लिखा है। दूसरी चीज़, पॉइंट रिपीट ना हो। इतना बड़ा हिस्सा जो है, हर बार कुछ न कुछ नया पहलू लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चलिए इसी को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन बॉडी है उसको लिखने का एक जो सबसे पुराना और सैद्धांतिक तरीका है वो ये है कि हम इसको बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखें, जिसको हम ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय अलग अलग हिस्सों में बांट कर लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमारे पास हर बार हर पैरा में एक नया पॉइंट होता है लिखने के लिए। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होता है कि ये जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं इन्हें याद रखना मुश्किल होता है। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग उसे अपने एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बांट लीजिए। जैसे आपका जो सबसे पहला विषय है ऐतिहासिक स्तर पे, भौगोलिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, नैतिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसी क्रम में आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेंगी चीज़ें। तो आप चाहें तो इस तरीके से बहुआयामी दृष्टिकोण में लिख सकते हैं, तो हर बार आपका एक नया पैरा रहेगा। और उसको और क्लियर दिखाने के लिए आप शुरुआत ही इस तरीके से कर सकते हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ये लाइन से जब आप शुरुआत करेंगे तो उसको पहली लाइन पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, क्या दृष्टिकोण दिखाना चाह रहे हैं। ये वो परंपरागत तरीके हैं जो लगभग सभी बच्चे अपनाते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके हो सकते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। ज़्यादातर ये जो नए तरीके जो मैं आपको बताने वाली हूँ इनका उपयोग हम करंट वाले टॉपिक में तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मेन जो बॉडी है उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो या पर्यावरण से या विज्ञान से संबंधित या जिस भी टॉपिक से संबंधित हो, उसकी क्या संभावनाएं हैं भविष्य में, क्या उसके लाभ हैं, वर्तमान में हमें उसके क्या लाभ मिल रहे हैं, क्या उसकी चुनौतियां हैं हमारे सामने और भविष्य में क्या मुद्दे हो सकते हैं। इन 4 हिस्सों में आप चाहें तो इसे बांट सकते हैं और उन 4 हिस्सों को भी फिर आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर बांट सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने ऐसे को काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा डायमेंशन दे सकते हैं। मतलब वो बोर ही नहीं हो सकता आपका ऐसे पढ़ने में। उसको हर पैरा में एक नया पहलू मिलेगा, हर पैरा में एक नया पॉइंट मिलेगा और उसके पास पढ़ने के लिए इतना कुछ होगा, आपके पास लिखने के लिए इतना कुछ होगा कि आपका जो ऐसे है वो एक बहुत ही सुंदर, रोमांचक और अद्वितीय ऐसे बन जाएगा। तो ये कुछ कॉमन तरीके थे कि कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाए, कैसे एक अच्छा कंक्लूजन और कैसे एक अच्छी बॉडी लिखी जाए। अब अगर मैं अपना तरीका आपको बताऊं, इसके पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये ऐसे लिखने के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा सा मंथन करते हैं, एक रणनीति तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं। बहुत ही कम बच्चे। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे ही उनको पेपर मिलता है वो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और तुरंत लिखना स्टार्ट करते हैं, तुरंत। ठीक है, आप लिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, 1 या 2 पेज लिखने के बाद चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। जो डेटा है आपके दिमाग में दोहराने लगता है, पॉइंट्स रिपीट होने लगते हैं, नया पॉइंट याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपको सहूलियत होती है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है? जब भी आप अपना ऐसे लिखें, शुरुआत के 10 से 15 मिनट जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग को दिए जाने चाहिए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो पेपर होता है उसके अंत में एक खाली रफ कार्य के लिए एक हिस्सा दिया जाता है। उस खाली हिस्से में आपको एक रूपरेखा तैयार करनी है जिसमें आपको बताना है, आपको लिखना है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, कोई कहानी, कोट क्या लिखेंगे, वो आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन बॉडी है उसमें आप क्या क्या मुद्दों पे डिस्कस करने जा रहे हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मेन बॉडी को आपने डिवाइड कर लिया 4 कैटेगरी में, जैसा मैंने बताया कि उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं भविष्य की, क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, और उनको भी सब कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह से। ठीक है। और उसके अंदर क्या छोटे छोटे आप पॉइंट्स लिखने वाले हैं वो आपने छोटा छोटा वहाँ पे लिख दिया, तो आपकी बॉडी तैयार हो गई। और एंड में कंक्लूजन में आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं वो 1-2 पॉइंट आपने वहाँ पे लिख दिया, और अंत में जो कोट आप लिखना चाहते हैं वो भी आपने वहाँ पे लिख दिया। तो ये 10 मिनट में एक खाका तैयार हो गया। अब जब आप ऐसे लिखने जाएंगे आपको पूरी पिक्चर पता है कि आपको कब कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है। तो आपका जो फ्लो आएगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो आप, और जब आप भूल जाते हैं तो आप पीछे पलट के देख सकते हैं कि अब आपको अगला क्या लिखना है। ठीक है। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये थी हमारी पूरी ऐसे की रूपरेखा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए मुझे क्या तरीका सबसे अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप शुरुआत करें, मैं पूरा आपको ओवरव्यू बताने जा रही हूँ अब इस पूरे जो हमारा लेक्चर था इसका, और एक सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत है वो एक कहानी से करेंगे। ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सबका तरीका, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो आपको उसी चीज़ पे काम करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो। मैं तरीका बता सकती हूँ, मैं रास्ते बता सकती हूँ, चलना आपको खुद है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से। स्टोरी जैसे मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ, विकसित भारत एट 2047। ठीक है। जो कि हमारे टॉपिक में, सिलेबस में आई थिंक सबसे पहला ही पॉइंट है। ठीक है। तो जो विकसित भारत एट 2047 टॉपिक है उसमें हम शुरुआत करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी से। स्टोरी अगेन कहाँ से लाएंगे, हम ChatGPT से मांगेंगे कि भाई हमें स्टोरी दो। ठीक है। वो हमें एक स्टोरी देगा। जैसे उसने एक स्टोरी दी है कि एक अजय नाम का एक लड़का है, वो बेंगलोर में जॉब करता है, बहुत समय से वो अपनी नानी के गांव नहीं गया। इस बार दिवाली में वो अपनी नानी के गांव गया। ठीक है। गांव में जब वो गया तो वो आश्चर्यचकित हो गया गांव को देखकर। क्यों? क्योंकि अब वो गांव नहीं था जो उसने बचपन में देखा था। ये गांव तो उसके शहर से भी ज़्यादा विकसित है। अब देखो, जब गांव की बात हो रही है तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकते हैं। आप उस गांव को ले सकते हैं जो वाकई में नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब वो गांव कौन सा हो सकता है? अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए बैतूल का बाचा गांव। ठीक है। जो कि सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ठीक है। जब आप उस गांव का नाम लेते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। अब जो हमारी अगली स्टेप होगी वो ये होगी कि हम कुछ प्रश्न खड़े करें। जैसे जो हमारा टॉपिक है विकसित भारत एट 2047, इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि विकसित और विकासशील में क्या अंतर है? क्या है विकसित भारत एट 2047 का सपना? क्या इसमें चुनौतियां हैं? क्या मुद्दे खड़े हो सकते हैं भविष्य में? क्या संभावनाएं हैं हमारे सामने? और किस हद तक आज हम सफल हो पाए हैं? ये वो कुछ प्रश्न हैं जिनको हम मेन बॉडी में अच्छे से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जब हम प्रश्न बताते हैं तो पढ़ने वाले को ये समझ आ जाता है कि इन मुद्दों पर आगे चल के चर्चा होने वाली है, तो इससे उसके मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले स्टोरी दी, उसके बाद हमने कुछ प्रश्न खड़े करे। अब हम यहाँ पे परिभाषा देंगे कि आखिर विकसित भारत एट 2047 का ये जो सपना है ये है क्या। ठीक है। इस मुद्दे पर बात करने के बाद हम हमारी मेन बॉडी पे आ जाएंगे। जो प्रश्न हमने खड़े किए हैं उन्हीं के बारे में हम एक एक करके बहुआयामी दृष्टिकोण से बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एंड में कंक्लूजन में पहुंचेंगे और वहाँ पे हम कुछ ऐसे सकारात्मक उपाय सुझाएंगे जिससे हम वाकई में 47 तक विकासशील से विकसित बन जाएं।
तो इस तरीके से जो हम हमारा कंक्लूजन है वो बना सकते हैं, और अंत में हम जो स्टोरी हमने शुरू में लिखी थी उसको अंत में निष्कर्ष से जोड़ सकते हैं, ताकि पूरा ऐसे जो है वो बंध जाए एक माला की तरह। कैसे जोड़ सकते हैं कि जो विकसित भारत @2047 में जो भूमिका बाचा निभा रहा है वैसी ही भूमिका हर गांव निभा सकता है। वहाँ पे हम गांधी जी का कथन लिख सकते हैं या अंत में कोई अच्छा सा कोट लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमारे ऐसे को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप बताइए कि जब आपने एक एक ऐसे में इतनी जान लगाई हो, इतनी क्रिएटिविटी लगाई हो, तो पढ़ने वाला जो है वो उस ऐसे को मतलब बोरियत कैसे महसूस कर सकता है। तो इसी तरीके से आपको हर ऐसे पे काम करना है, हर ऐसे को बहुत ही बेहतरीन बनाना है, ऐसे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि यही वो विषय है जिसमें आप बढ़त हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो लेक्चर था आपके लिए बहुत ही कारगर रहा होगा। जितना आपको आता था उससे कुछ ज़्यादा ही आप लेकर जा रहे हैं, और मैं ये भी कामना करती हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से उपयोग कर सकें, आपके ऐसे को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकें। तो विदा लेती हूँ आज के इस लेक्चर में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।